बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। शीर्षक कौटिल्य के अनुसार राज्य के आर्थिक कार्य। प्रश्न कौटिल्य द्वारा राज्य के आर्थिक कार्यों के विषय में क्या बताया गया है। उत्तर राज्य के आर्थिक कार्यों पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में निहित आर्थिक स्थितियां पूरी तरह से राज्य की थीं। सरकार का उत्तरदायित्व केवल कर संग्रह करना ही नहीं था, बल्कि वह कृषि विज्ञान, पथ निर्माता, पशुपालक, कॉलियर, फॉरेस्टर, बिल्डर और थोक व्यापारी के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता था। खाद्य फसलों के उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी निजी अर्थव्यवस्था थी, सरकार द्वारा उसे कड़ाई से विनियमित किया गया था। राजा राज्य की सर्वोच्च शक्ति था और वही था जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन राज्य का वास्तविक शासन और प्रशासन सरकार के प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा किया जाता था, जो संबंधित आर्थिक विभागों में काम करते थे। प्रत्येक एक अध्यक्ष, प्रबंधक या नियंत्रक जो विभाग के प्रमुख के रूप में अपने विशेष क्षेत्र में कुशल हुआ करते थे। अध्यक्ष के अधीन काम करने वाले अधिकारी राज्य के शासन के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार थे। इस विशेष तरीके से राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता थी। यह नियमित डेटा और आंकड़ों के संग्रह द्वारा, सतर्क अधिकारियों की भर्ती करके और मुख्य रूप से जासूसों के एक अच्छे नेटवर्क को नियोजित करके प्राप्त किया जाता था, जो राज्य के सुव्यवस्थित शासन में मदद कर सके। राज्य की गतिविधि का क्षेत्र जहां अर्थशास्त्र सबसे अधिक केंद्रित था, वह भूमि का बंदोबस्त था। राजा विदेशी भूमि से लोगों को आयात करके या अपने ही लोगों को दूसरे देशों में निर्यात करके देश की भूमि प्रबंधन बंदोबस्त के लिए जिम्मेदार था। भूमि के तुलनात्मक राजकोषीय गुणों पर भी चर्चा की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि बहुत बंजर भूमि पर खेती की जानी थी, कम वर्षा में भी अधिक उपज देने वाली भूमि को फसलों की खेती के लिए प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही ऐसी भूमि जिसमें पानी की बड़ी मात्रा थी, को शुष्क भूमि के लिए पसंद किया गया, क्योंकि इससे नियमित उत्पादन की गारंटी थी। राज्य यानी राजा जंगलों का स्वतंत्र मालिक था, और यह जंगलों के समुचित विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। हाथियों के जंगलों के बीच एक अंतर था जो देश के सैन्य उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, क्योंकि वे देश की सीमाओं पर बनाए गए थे और वनों से मिलने वाला उत्पादों का राजकोषीय मूल्य था। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक आवश्यक उत्पाद के अनुरूप उत्पाद वनों को विकसित करना और लॉन्च करना राजा की जिम्मेदारी है। वह इन वन उत्पादों से बने सामानों के निर्माण के लिए कारखानों और उद्योगों की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार है। घास की भूमि भी राज्य के अधीन थी और प्रभारी अधिकारी घास की भूमि को मापने, कुओं और टैंकों को खोदने, इन क्षेत्रों और चरागाहों में बागों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार था। इसी तरह एक अन्य अधिकारी भी चरागाहों में मवेशियों को चराने और गुजरने वाले कारवां का प्रभारी था। इसके अलावा इन घास के मैदानों को चरवाहों को किराए पर भी दिया जा सकता था। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य के अतिरिक्त उत्तरदायित्व खनिज संसाधनों के प्रबंधन के थे। खानों पर राज्य का पूर्ण अधिकार था। नई खानों की स्थापना और पुरानी और अस्वीकृत खदानों की बहाली राज्य द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। खनन निदेशक वह था जो इन गतिविधियों का नेतृत्व करता था। इस निदेशक को सुलभ सूत्र यानी भूविज्ञान और धातु विज्ञान में एक पेशेवर होना चाहिए। उन्हें उन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी करना चाहिए जहां खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और फिर वह नए क्षेत्रों की स्थापना करते हैं और पुराने को भी पुनर्स्थापित करते हैं। खानों की खुदाई काफी महंगी है और इसलिए कभी-कभी पसंद के सही उचित तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
कौटिल्य का मत है कि वे खाने सर्वोत्तम है जो अयस्कों और संसाधनों से समृद्ध है और आसानी से प्रबंधनीय है और कम लागत मूल्य पर प्रबंधित की जा सकती हैं। इससे पहले यह देखा गया था कि हीरे जैसे मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन करने वाली खदानों को सबसे अच्छा माना जाता था और उन्हें बाकी की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता से पसंद किया जाता था। कौटिल्य बड़ी खानों के पक्ष में थे, भले ही इससे हीरे जैसे अधिक मूल्यवान उत्पाद न मिले, क्योंकि बड़ी खानों में ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें लगातार बेचा जा सकता है, हीरे के विपरीत जिनका बाजार प्रतिबंधित है। यह सच है कि सभी खदानें राज्य की देखरेख में थीं, लेकिन यह आवश्यक था कि उन सभी को सीधे राज्य के अधीन काम करना था या राज्य सीधे उनकी देखरेख यानी प्रबंधन करता था। कौटिल्य का मत है कि एक खान जिसकी प्रबंधन लागत अधिक है, को उसके नाम पर एक निश्चित राशि के हिस्से अर्थात शेयर धारक वाले लोगों को किराए पर दिया जाना चाहिए और केवल उन खानों को राज्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जिनकी प्रबंधन लागत कम है। जहां तक नमक की खदानों का संबंध है, उन्हें एक निश्चित हिस्से के लिए किराए पर दिया जाना है। राज्य द्वारा निर्देशित खानों में काम करने वालों को उन्हीं वर्गों से होना चाहिए, जो भूमि पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो कर्मचारी राजा के शासन असंतुष्ट प्रतीत होते हैं, उन्हें खानों में तैनात किया जाता है और उनके जीवन साथी और बच्चों को बंदी बनाकर रखा जाता है ताकि श्रमिकों को दुश्मन के पास जाने से रोका जा सके। खनन की गतिविधि राज्य के लिए अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, फिर भी सीधे राज्य के अधीन शासन का एक महत्वपूर्ण लाभकारी व्यापार था। राज्य द्वारा बड़ी मात्रा में आय प्राप्त की जाती थी और राज्य के पास उत्पादों और वस्तुओं की एक बड़ी विविधता के उत्पादन का एकाधिकार था। व्यापार राज्य द्वारा एक प्राकृतिक घटना थी और अर्थशास्त्र ने यह भी घोषित किया कि राज्य बड़े पैमाने पर व्यापार में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने कौटिल्य के अनुसार राज्य की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.